तो बच्चों देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोगों ने लास्ट में पे न्यूमेरिकल भी किए थे काफ़ी और उसको अच्छे से समझा था। तो अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का नेक्स्ट होगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वही बेस स्ट्रॉन्ग है पहले से पता है, तो इसलिए पीएच इसका बाय डिफॉल्ट 7 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा, एग्जाम्पल एक लेके करते हैं। इसमें जैसे एग्जाम्पल चाहिए, एसिड कैसे होना चाहिए, वीक, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले सकते हो। बेस कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग, तो वही एल्किली मेटल या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल का कोई भी बेस लो, जैसे कि CH3 COONA HCOOK, ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड से आता है HCOO ट्वाइस कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम का बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा ये। इवन जैसे फिनॉल PHONA, ठीक है, इस तरीके के कोई भी बेस हो सकते हैं। तो ये सब क्या आपके पास कैसे होंगे, आपके पास वही वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एग्जांपल हो सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो हमारे पास ले लेते हैं भाई CH3 COONA, ये होगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो CH3 COONA में जो Na होता है वो मैंने बताया कि स्पेक्टेटर आयन होता है, वो कटायन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, किससे आता है, बेस से, तो वो कुछ भी नहीं करेगा, तो उसका कोई रोल ही नहीं है। तो देखो ये रिएक्शन, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, लास्ट लेक्चर से काफी मिलता जुलता है। अभी इससे बनेगा OH माइनस, तो इस क्वेश्चन में POH आएगा, 14 में से माइनस करोगे PH आ जाएगा। ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा KH, ये क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो ये जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसका कांस्टेंट है। H क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या हो सकता है इसके बाद, ये जैसे एसिड बनेगा, तो ये एसिड का क्या होगा, Ka, ठीक है। ये रिएक्शन रहेगा आपके पास, तो जब दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो K मल्टीप्लाई हो जाता है और ये रिएक्शन में आएगा KW। तो इससे हम लोगों को क्या मिल गया है, तो देखो होगा क्या क्वेश्चन में, वीक एसिड जो है, वीक एसिड का K दिया रहेगा, KW से K को डिवाइड करोगे तो KH आ जाएगा, ठीक है। ये फिर अब आगे आता है, वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज होता नहीं, तो उसको कंसीडर हम लोग करते नहीं है। C कॉमन आके कट जाएगा,
सी इसमें कॉमन आके कट जाएगा, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। और देखो फिर इसके आगे एक अजम्पशन करना पड़ेगा, जैसे लास्ट लेक्चर में बताया, तो नॉर्मली ऐसा होता भी है। तो h का वैल्यू अगर 0.1 से कम होगा तो 1 माइनस एच क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 1 होगा। तो यहाँ पे रखते हैं, देखो क्या हो जाएगा फिर। ये h का वैल्यू आएगा, h विल बी के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है ये। तो ये h का वैल्यू आ गया। अब देखो हमको तो चाहिए pH, तो पी ओ एच निकाल लेते हैं, 14 में से माइनस कर लेंगे। तो देखो कैसे होगा, ठीक है, यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों साइड माइनस लॉग लेते हैं, फिर उसके आगे देखते हैं क्या होगा। तो के डब्ल्यू की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 14 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 14 माइनस लॉग सी। ठीक है, ये माइनस लॉग सी रहेगा, और ये क्या रहेगा, माइनस पी के ए। ठीक है, ये माइनस लॉग सी एंड माइनस लॉग के पी के होता है। तो ये तो पी एच आया। अगर पी एच निकालना है तो 14 में से पी ओ एच को माइनस करना होता है। तो देखो क्या होगा, आप सब लोग इसको माइनस करके चेक करो। तो मेरे अकॉर्डिंग आएगा ये 1/2, ये 14/2 7 बचेगा, तो 7/14 वही मैंने लिख दिया। और ये हो जाएगा प्लस लॉग सी प्लस पी के ए। तो अगर आप गौर करो इसमें, तो यहाँ पे दोनों टर्म प्लस आ रहे, तो देखो जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो पीएच हमेशा 7 से ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ पे गौर करो, दोनों टर्म प्लस हो रहे हैं, तो ये टर्म 14 से ज़्यादा होगा, तो पीएच 7 से ज़्यादा आएगा। लास्ट वाले में जब हम लोगों का स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस था तो दोनों टर्म माइनस था। ठीक है, अब देखो सी तो रहेगा ही रहेगा, ये कैसे बचानेंगे कि के लेना है कि के बी लेना है। तो याद रखना के और के बी क्या क्या बात है, याद रखनी के या फिर के बी सिर्फ उसके लिए डिफाइंड होता है जो वीक एसिड या फिर वीक बेस होता है। और दूसरा, जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो पीएच 7 से ज़्यादा होगा तो प्लस लेना है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होगा तो पीएच 7 से कम होगा तो माइनस लेना होता है। ठीक है, तो ये इसका आपके पास क्या होगा, फॉर्मूला आएगा ये। अब हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सिर्फ एक न्यूमेरिकल, मैंने लास्ट टाइम पे काफ़ी न्यूमेरिकल करवाए थे एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
200 ml 0.1 m acetic acid is mixed with 400 ml 0.05 m NaOH. फाइंड द pH ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, बताना कितना होगा। NK ले लेते हैं, जिसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो वो जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, तो मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था, तो देखो लास्ट लेक्चर में हम लोग जो कर रहे थे, पहले आप इसको समझ लो क्या होता है। पहले मैं ये सब करने के पहले एक बार समझ लो चीज़ों को। जब आपके पास था सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो बेस क्या था, वीक था, तो बेस से क्या आता है, कटायन। तो यहाँ पे कटायन का हाइड्रोलिसिस होता है, तो हम लोगों ने इसको बोला था, ये आपके पास था कटायनिक हाइड्रोलिसिस। और यहाँ पे जो पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 14 माइनस पी के बी माइनस लॉग सी, ये था। इसमें ये जो C जो होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में जैसे काफ़ी ज़्यादा समझाया था कि C जो होता है वो नॉर्मली उसका कंसंट्रेशन होता है जो हाइड्रोलिसिस में जाता है। तो जैसे जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रहता है, तो वीक बेस मतलब कि कटायन, तो मतलब कि कटायन का हाइड्रोलिसिस होगा। तो C जो होता है एक्चुअल में वो कंसंट्रेशन ऑफ कटायन होता था, ना कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। कई बार वो चीज़ें बदल जाती है, जैसे मैंने एक लास्ट एग्जाम्पल कराया था जहाँ पे 2 कटायन आ गए थे, तो वैसे केस में उसको डबल भी करना पड़ता है। तो C क्या होता है एक्चुअल में, C उसका कंसंट्रेशन होता है जो हाइड्रोलिसिस में जाता है। तो उनको कैसे निकालेंगे, यही जैसे मिक्स किया तो उनको बहुत ध्यान से करना होता है, तो टोटल मोल बाय वॉल्यूम से डिवाइड करना होता है। अब जैसे हमने अभी जो किया वो देखो क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, अभी जस्ट यही किया। तो इस बार क्योंकि एसिड वीक है तो उसका हाइड्रोलिसिस होगा, एसिड से आता है अनायन, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये आपके पास कहलाता है अनायनिक हाइड्रोलिसिस भी। और यहाँ पे जो पीएच होगा वो हो जाएगा 1/2 14 प्लस पी के ए प्लस लॉग सी, ठीक है। एक बात को भाई ध्यान रखना कि सी जो है इस बार वो कंसंट्रेशन ऑफ अनायन है विच अंडरगो हाइड्रोलिसिस, तो सी लिखो, सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अनायन विच अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो सी अनायन का कंसंट्रेशन है जो हाइड्रोलिसिस में जाता है, ठीक है। इसको देखो करते कैसे होगा। तो टोटल वॉल्यूम इसका कितना आएगा, 600 ml। अब देखो कैसे करेंगे। इनका जो मिली मोल है तो देखो दोनों 20-20 दोनों खत्म हो जाएंगे, तो ये कितना बनेगा 20, कितना मिली मोल बनेगा 20, ठीक है। तो देखो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, सी की वैल्यू वही, इसमें कटान एनायन तो सेम होगा, तो सीधा सी लिखते, सी क्या होगा, मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। 1/30 हो जाएगा, ये इसको बेटर लिख लेते, ये कितना हो सकता है 10⁻⁻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 ⁻
1/2 14 प्लस पी के ए प्लस लॉग सी। पी के ए तो यही होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 4.7 आएगा।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये वैल्यू आएगा, बाकी आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। तो ये इसका पीएच आएगा, समझ में आ रहा है ये। तो जब भी ऐसा कोई मिक्सिंग का क्वेश्चन आए तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत प्रॉपरली निकालना। अब हम लोगों का एक लास्ट सॉल्ट बच रहा है अभी इसमें, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो इसमें क्या होगा कि कटायन और आनायन दोनों हाइड्रोलिसिस में जाएंगे। तो इसमें नीचे लिखो इन दिस टाइप ऑफ सॉल्ट बोथ कटायन एंड आनायन अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो देखो समझो क्या हुआ, जब हम लोगों का पहला सॉल्ट था जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आता था, वहां पे कोई हाइड्रोलिसिस नहीं है, तो उसको हमने बोला नो हाइड्रोलिसिस। जब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस था, तो वीक बेस से क्या आता है कटायन, तो वहां पे क्या हुआ कटायनिक हाइड्रोलिसिस। फिर अगला आया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड से आता है अनायन, तो अनायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ। अब यहाँ पे दोनों वीक है तो यहाँ पे दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, तो कहलाएगा आपके पास कैसा, आपका भाई बोथ हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलिसिस ऑफ बोथ कटायन एंड अनायन। तो देखो इसको करेंगे कैसे ये पहले समझते हैं। तो चलो एक सॉल्ट अज्यूम कर लेते हैं, और इनके एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया कि नाइट्रोजन का कोई भी बेस देखो वीक बेस है, और ऑर्गेनिक का कोई भी एसिड देखो वीक एसिड है, तो उनका कोई भी बना लो। तो देखो क्या होगा, इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, ये अब देखो समझो कि इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, पहले समझो इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो इसको मैं अलग अलग करके लिख देता हूं, क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो CH3CO माइनस एंड NH4 प्लस। हाइड्रोलिसिस का मतलब कि उसको वाटर मिल रहा है, तो इससे ये मॉलिक्यूल बनेगा। इस रिएक्शन में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि यहाँ पे H प्लस या OH माइनस दोनों नहीं है, तो अगर आपको pH निकालना होगा तो आपको किसी और रिएक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो ये जो लिखा है इसमें ये जो देखो पहले KH क्या होगा, वो होगा वही आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो यहां पे देखो जो KH होगा वो होगा आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तब इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद देखो जो बच्चे का वो लिख देते हैं, ये कट जाएगा। ये बचेगा। यहाँ पे एसिड भी वीक है, वो भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, तो उसके लिए भी के। बेस भी वीक है, वो भी पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, वो भी बी। ठीक है, ये होगा क्या कि दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा तो दोनों में से कितना डिसोसिएट होगा, इसके हिसाब से पीएच डिसाइड होगा। तो अभी पीएच के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तीनों को जब ऐड करेंगे तो के मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या है के डब्ल्यू, वो क्या होगा के एच के ए एंड के बी। तो यहां पे देखो जो के एच आ रहा है वो आ रहा है के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी। तो देखो जब पहले हम लोगों ने वीक एसिड लिया तो उस वहां पे सिर्फ के ए आ रहा था, जब वीक बेस से लिया तो के बी आ रहा था, जब दोनों वीक हो गए तो दोनों आ गए। तो के एच क्या होता है के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी। के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 होता है, के और के बी दिया रहेगा, रखेंगे तो के एच का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये तो ये तो हो गया। फिर अब आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि देखो इस रिएक्शन में H प्लस या OH माइनस नहीं आ रहा है, तो हम लोगों को किसी और रिएक्शन को भी यूज करना पड़ेगा हम लोगों को, वही आपका pH निकालने के लिए। तो एक रिएक्शन और लिखते हैं, किसका यूज करते हैं pH को निकालने के लिए। एक बात को ध्यान रखना कि हम लोग सब मतलब ये चीजें तब सॉल्व करते जब इक्विलिब्रियम आ जाता है। हमने सॉल्ट को डाल दिया, पूरा टाइम देते हैं उसको सेटल होने के लिए, फाइनली जब सब कुछ सेटल हो गया तब हम लोग बात करते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन वो सेम होगा। अरे भाई पूरा टाइम देते हैं सेटल होने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक ही एनायन है तो दोनों जगह अलग अलग होगा। मतलब जो है मतलब सोल्यूशन में सब पड़ा हुआ है, तो जो CH3COO माइनस है वो एक ही रहेगा, या फिर ये एसिटिक एसिड दोनों जगह एक ही रहेगा। ऐसा नहीं होता कि रिएक्शन चल रहा है। हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि पूरा टाइम देते हैं, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट सेम हो जाता है तब हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब पूरा उसको टाइम दिया जाता है इसको करने के लिए। तो देखो कैसे होगा, हम लोग मानते हैं कि जो C जो है इसमें आपका ले लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। तो देखो क्या होगा इसमें, ठीक है, वाटर को नहीं लिखते हैं वैसे, और इवन नीचे वाले में भी वही होगा, पर पहले ऊपर वाले को कुछ कर लेते हैं। देखो बहुत ही अच्छा कुछ आने वाला है अभी। यहां से देखो C कॉमन ले सकते हैं, आप देखो यहां से ये बनेगा ऊपर H² नीचे 1 - H का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगी H/1 - H की। KH का वैल्यू थोड़ी देर पहले हमने निकाल लिया है, तो देखो क्वेश्चन में क्या होगा, K दिया रहेगा, K भी दिया रहेगा, KW हमको पता ही होता है, H को निकाल लेंगे। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन यूज नहीं किया गया। तो ये जो H का वैल्यू आएगा ये H का एक्चुअल वैल्यू आएगा, कोई भी अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, ठीक है। ये अब देखो है क्या कि जैसे मैंने बताया एक ही सोल्यूशन में सब कुछ पड़ा रहेगा, तो देखो ये जो होगा ये वही रहेगा CH। अरे भाई एक ही सोल्यूशन में सब कुछ पड़ा हुआ है, तो अगर यहाँ पे ये CH है तो यहाँ पे भी आपको CH लिखना पड़ेगा। तो हम लोग इसके लिए आपका वही इसको CH और इसको C - CH, ठीक है, ये लिख लेंगे। H+ और H+ तो निकालना है pH, तो देखो कैसे होगा, इसके लिए कांस्टेंट K रहेगा। CH3COOH का मतलब होगा CH और ये होगा C1 - H, ठीक है। अब इस वैल्यू को देखो यहाँ पुट करते हैं,
इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो H प्लस का वैल्यू ये आ रहा है, अंदर मल्टीप्लाई मतलब तो K कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखो यहां तक आ गया। तो माइनस लॉग ले लेते हैं। तो के डब्ल्यू की वैल्यू रख देंगे 10⁻⁻14, तो 14 हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले में देखो जो सबसे इंटरेस्टिंग बात हुई है कि इसमें कंसंट्रेशन का टर्म एब्सेंट है, तो आपको एसिड और बेस का के एंड के भी दिया रहेगा, सीधा सीधा पीएच आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इसमें in this pH of solution does not depend upon concentration of salt. In this pH only depends on dissociation constant of weak acid and weak base. सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना है, और सी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब क्या है कि देखो पिछले दोनों फॉर्मूले में देखो तो जो पीके वाला जो देखो प्लस आ रहा था, देखो अरे जब हमने किया था ना सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वहां पे देखो प्लस पीके था, और सेकंड वाले फॉर्मूले में क्या आ रहा था, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में माइनस पीके भी, तो इसलिए ये ध्यान रखना प्लस है, ये माइनस है, एसिड वाला में प्लस, बेस वाले माइनस, ठीक है। ये तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलो इसको समझने के लिए एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। ये तो चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने कांस्टेंट को थोड़ा सा चेंज किया, 2 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। ये इसका कांस्टेंट देखो कैसे होगा, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है, ये फॉर्मूला आ रहा था। देखो ये -2 बचेगा, तो बाहर आएगा -1 और ये 0.2, ठीक है। ये फिर 10⁻⁻1 मतलब इधर आ सकता है 20, देखो क्या होगा, 20h = 1 - h, तो फिर 21h = 1, तो फिर h = 1/21, ठीक है, इसका आंसर हो।
इन दिस, ये जो पीएच लिखा है, ये जो पीएच, ये इसका मतलब ये फिनॉल एक्चुअल में, ये बेंजीन फिनॉल, मतलब ये पीएच का मतलब फिनॉल है। मैंने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में बता रखा फिनॉल क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट है फिनॉल के बारे में तो आप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में मेरा लास्ट लेक्चर जाकर रेफर कर सकते हो। तो मैंने एक काफ़ी वीक एसिड लिया एक्चुअल में। एक्चुअल में फिनॉल को स्मॉल में पी स्मॉल एच लिखते हैं, ये कैपिटल एच है, पी स्मॉल एच फिनॉल। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, एच की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको करके देख लेना, सीधा सीधा एच आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, यहां से पी के निकाल लेते हैं। पी के का मतलब होता है माइनस लॉग के, तो वो होगा 7 माइनस लॉग 2, तो ये होगा 6.7। यहां से पी के भी निकाल लेते हैं, तो ये होगा 6.4। ठीक है, पी के ए 6.7, पी के बी मतलब वो के बी से निकलेगा 6.4। मुझे ऐसा लगता है शायद ये 14.3 आएगा, तो ये 7.15, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये तो हम लोगों ने अभी सिंपल सॉल्ट्स कर लिए हैं, मतलब अब इसके आगे हम लोग अभी सीखेंगे पॉलीप्रोटिक सॉल्ट्स को। अब हम लोग इसमें करते हैं, देखो पॉलीप्रोटिक सॉल्ट तो कैसे करना है पॉलीप्रोटिक सॉल्ट, इसको समझते हैं। तो देखते हैं क्या है आपका हेडिंग, सॉल्ट ऑफ पॉलीप्रोटिक वीक एसिड। देखो पॉली का मतलब होता है कि एक से ज्यादा जो H प्लस को रिलीज करता है। जैसे कि मान लो हम लोगों ने लिखा था H2S, तो H2S क्या होगा, 2H प्लस देता था। या फिर जैसे मान लो हम लोग लिखते H3PO4, तो वो 3H प्लस देता है। तो जो एक से ज्यादा H प्लस देता है उनको बोलते हैं पॉलीप्रोटिक। तो हम लोग इनको करते हैं सॉल्व। तो इसको समझने के लिए जैसे आपके पास इसमें जैसे एग्जांपल आपके पास वही Na2CO3, अरे ये एक्चुअल में H2CO3 एसिड है, उसका सॉल्ट है ये। या जैसे हो सकता है आपके पास Na2S, ये क्या H2S का सॉल्ट, ऐसे कोई हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग पहले दो वाले को करेंगे, पहले डाइप्रोटिक को करेंगे, फिर बाद में ट्राइप्रोटिक को भी कर लेंगे। ठीक है, तो पहले डाइप्रोटिक को करते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं केस डाइप्रोटिक का। तो डाइप्रोटिक में वही मतलब जो वीक एसिड होता था, जैसे 2 बार H प्लस देता था, वैसे ही पहले इसको समझते हैं। तो एक मॉलिक्यूल लेके कर लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक हम लोग ले लेते हैं कि आपके पास Na2CO3 को समझ लेते हैं, या फिर आप कोई और भी ले सकते हो। ठीक है, तो देखते कि क्या होता है।
तो पहले एसिड के टर्म में समझते, पहले एसिड को समझ लो कि जैसे H2CO3 होता है, पहले एसिड को समझ लो। ये H+ देगा SCO3, तो ये होता है Ka1, ठीक है। ये होगा Ka2, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2। अब देखो हम लोगों को ये तो था एसिड के टर्म में, अब हम लोग आते हैं हाइड्रोलिसिस में। तो देखो हाइड्रोलिसिस के केस में आपके पास गिवन क्या है, पहले समझो गिवन क्या है। गिवन है Na2CO3, ठीक है। सोडियम का तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, सोडियम किसी काम का नहीं, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा, CO3 इसका हाइड्रोलिसिस होगा, इसका, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस करते मतलब हम लोगों को पीएच निकालना है इसका। अगर इस सॉल्ट को पानी में डाला तो फिर क्या होगा, पीएच। तो वही देख रहे हैं कि इसको पानी में डाला तो फिर क्या होगा। तो देखो क्या होगा आपके पास, ये पहला रिएक्शन होगा। अरे हाइड्रोलिसिस कर मतलब 1 करके देना 1/1। तो ये क्या होगा, KH1 पहला स्टेप का हाइड्रोलिसिस, तो इसको लिख देते इक्वेशन 3। एंड ये होगा KS2, ठीक है। ये आपके पास होगा सेकंड स्टेप का हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये तो देखो हाइड्रोलिसिस मतलब होता क्या था, जो अभी तक हम लोग पहले कर रहे थे, पहले हाइड्रोलिसिस करते थे, फिर एसिड H+ को रिलीज करता था। तो मैंने ऐसे पहले एसिड को लिख दिया। अब देखो क्या, अब समझ लो पहले हाइड्रोलिसिस, पहले इस वाले स्टेप का हाइड्रोलिसिस, पहले ये बनेगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस ये बनेगा, ठीक है। ये बन गया तो ये H+ को रिलीज करेगा, फिर ये भी रिलीज कर सकता है। तो ये मतलब 4 रिएक्शन चल रहे हैं सोल्यूशंस में, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या होगा, अगर आप 1 को एंड 4 को ऐड करो, देखो 1 को और 4 को अगर आप ऐड करो, देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये बनेगा सिर्फ H2O एंड H+ एंड OH-। देखो 1 एंड 4 को ऐड करो तो यही आएगा। तो इसका मतलब कि Ka1 एंड KS2 इज इक्वल टू KW, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसको और इसको ऐड करने से सिर्फ वाटर बचा, तो ये रिएक्शन आया, आप मतलब ये इक्वेशन आ गया। ऐसे अगर हम लोग 2 एंड 3 को अगर ऐड करते हैं, देखो इसको और इसको अगर ऐड करते हैं तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो फिर से सेम वही आएगा। तो देखो आपके पास क्या आएगा, मतलब ऐड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा, यहां तक समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं इधर वाले को इरेज कर दूं, तो मेरा पर्पस मेनली वही क्वेश्चन बनाना था। अब आप लोग याद करो, जब डाइप्रोटिक का एसिड था, मतलब जब डाइप्रोटिक वीक एसिड था, तो वहां पे ये बोला गया था कि जो Ka1 होता है वो ऑलवेज Ka2 से काफी हाई होता है। मतलब वहां पे ये बोला था कि जब भी आपके पास एक डाइप्रोटिक वीक एसिड होता है, तो उसके केस में ये बोला था कि जो Ka1 होगा वो Ka2 से बहुत बड़ा होता है। मतलब Ka1 मतलब हाई होता है Ka2 से, ये हमको पता है, ठीक है। अब इसको समझो, और इवन हम लोगों ने वहां पे ये भी लिखा था कि जो pH जो होता है वो मेनली पहले वाले स्टेप से कंट्रोल होता है। इवन सेकंड वाले स्टेप से H+ का मतलब कंट्रीब्यूशन ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो अब इसमें नीचे लिख लो कि देखो इन केस ऑफ डाइप्रोटिक वीक एसिड pH वीक एसिड वाई pH इज मेनली कंट्रोल्ड बाय फर्स्ट स्टेप ओनली, ठीक है। तो pH जो होता है पहला वाला स्टेप पे कंट्रोल करता था। अब यहां पे देखो, तो देखो क्या होगा, KS2 क्या है, KW अपॉन Ka1,
या 10⁻⁻14/K1, ठीक है। एंड KH1 जो होगा वो होगा KW/KA2 या फिर 10⁻⁻14/Ka2, ठीक। अब समझो, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो फिर ये टोटल वैल्यू, अरे डिवाइड कर रहे हैं ना, अगर बड़े नंबर से डिवाइड कर दोगे तो पूरा नंबर छोटा हो जाएगा, और अगर ये नंबर कम रहेगा तो फिर ये नंबर कम रहेगा तो पूरा नंबर ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहां पे आपके पास क्या है कि देखो ये लिख लिया, क्योंकि यहां पे आपके पास क्या है KA1 KA2 से बहुत बड़ा है, तो KA2 छोटा है, तो जब KA2 ये छोटा है तो जब छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो KH1 बड़ा होगा, तो क्या होगा, सो KH1 जो होगा वो KH2 से काफी बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे KA2 आ रहा था, ठीक है। अब समझो, जब KH1 बड़ा है तो इसका मतलब ये होगा कि जो हाइड्रोलिसिस होगा वो पहले वाले स्टेप का बहुत ज्यादा होगा, और ऐसे केस में pH जो कंट्रोल करेगा वो फर्स्ट स्टेप ही सिर्फ करेगा, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें नीचे लिखो इट मीन्स दैट hydrolysis of first step is very large as compared to second step, so pH of solution is controlled by first step only। तो यहाँ पे जो pH जो होगा वो क्या होगा, पहला वाला स्टेप ही सिर्फ कंट्रोल करेगा। तो KH1 की वैल्यू KH2 से बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में जो pH जो होगा वो मेनली पहला वाला स्टेप कंट्रोल करेगा, ठीक है। जैसे कि पहले pH जो था आपका, जब डाइप्रोटिक वीक एसिड था तो वहाँ पे कौन कंट्रोल करता था, पहला वाला स्टेप। तो वैसे अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के केस में pH कौन कंट्रोल करेगा, सिर्फ पहला वाला स्टेप, ठीक है। इसमें नीचे लिख लो कि लिखो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ फर्स्ट स्टेप is very large as compared to second step, so first step control the pH। तो मतलब कि क्या है कि तो ये जो स्टेप है यही pH को कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये वाला स्टेप pH को कंट्रोल करेगा, कौन सी, ये वाला स्टेप, ठीक है। ये तो ये वाला स्टेप आपको pH को कंट्रोल करेगा, मतलब यहाँ पे आएगा KH1। तो अभी हमने देखो रिलेशन क्या लिखा था, देखो डेरिवेशन वही होगा, KH1 होगा और फिर मतलब KH1 जो होगा वो होगा KW/KA2, ठीक है, वही आपके पास रहेगा, सब कुछ सेम है। तो देखो ये जो स्टेप है इसी का हाइड्रोलिसिस बहुत ज्यादा होगा तो यही pH को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो KH1 के साथ क्या आ रहा है KW, फिर वही इसको करो भाई C-CH, तो बनेगा CH, ये बनेगा CH, पूरा सॉल्व करो। मैं आपको बता रहा हूँ कि एंड द एंड क्या आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने आज ही के लेक्चर में किया हुआ है। जब आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो देखो होता क्या, pH इक्वल टू क्या था 1/2 14 प्लस pKa प्लस log C। अब इसको समझो क्या है, जब केस था, मतलब जब सिंपल क्या था, सिंपल आपके पास एसिड था, जब केस था तो यहाँ पे K रहता है तो हम लोग लिखते K, ठीक है। अब जब दो स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो हाइड्रोलिसिस मेनली कौन कंट्रोल कर रहा है, पहला वाला स्टेप। जब KH1 है तो उसके साथ आ रहा है KA2, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा KA2। तो ऐसे केस में ये फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान रखना, pH इक्वल टू होता है 1/2 और 14 प्लस pK2 प्लस log C, ठीक है, इसको लिख लो ये। अब हम लोग इसमें एक टर्म और लिख लेते हैं आज के लेक्चर में, बाकी उसका डेरिवेशन मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। एक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें, देखो क्या क्या है आपके पास। पहले रहता है H2CO3, ये रहता है जिसको हम लोग डाइप्रोटिक वीक एसिड बोलते हैं। देखो इससे अगर आप एक H को निकालोगे, ठीक है, तो क्या बनता है HCO3 माइनस, या तो ये भी लिख के आ सकते हैं या फिर आपके पास लिखा होगा NaHCO3। NH से कोई लेना देना नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि इससे बनेगा तो Ka1 होता है। और अगर आप Ka2 की बात करोगे तो इससे बनेगा CO3 2 माइनस, या फिर इसको लिख सकते हैं ऐसा Na2CO3,
ठीक है। अब देखो ये वीक एसिड वाला है, तो वीक एसिड के लिए याद करो क्या बताया था मैंने, H प्लस क्या होता है अंडर रूट टाइम Ka1/C, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो pH होता है वो होता है 1/2, ये होता है pK1 माइनस log C। अरे माइनस log लोगों तो यही आएगा ना ये। तो देखो क्या होगा, अगर आप इसको करोगे तो ये होगा इसकी वैल्यू। तो देखो मैं आपको बताने ये चाह रहा हूं कि अगर आपसे कोई इसका pH पूछे, इसका pH, तो इसमें सिर्फ Ka1 का यूज करना। अगर कोई इस, क्योंकि ये वाला स्टेप बहुत डोमिनेटिंग होता है, इतना नहीं होता। अगर कोई आपको इसका pH पूछे, इसका, तो उसके ये pH का फॉर्मूला होता है pK1 माइनस log C। अगर आपसे कोई इसका pH पूछे, इसका मतलब ये देखो ये लिखो या फिर ये लिखो, बात है कि सोडियम से कुछ होना नहीं, वो स्पेक्टेटर आयन है। तो इसका जो pH का जो फॉर्मूला का ध्यान रखना, इसके साथ K2 है, मतलब इसके साथ K2 है, मतलब इसके साथ K1 है, ये इसके साथ K2 है। तो ये क्या होता है 1/2 14 प्लस pKa2 प्लस log C। और कोई अगर इसका pH पूछे तो देखो इसके साथ ये भी है, इसके साथ, मतलब देखो जब ये लिखा तो इससे एक ही K रिलेट था, इसको जब लिखा तो इससे एक ही K रिलेट था, इससे तो ये भी आ रहा है और ये जा भी रहा है। तो इसका डेरिवेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा, पर इसका फॉर्मूला, इसका pH का फॉर्मूला होगा pK1 प्लस pK2/2। ये इसका फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, pH इक्वल टू क्या होगा, इसका, किसका, इसका। तो देखो इसका pH, अगर इसका pH पूछता है इसका, तो ये है फॉर्मूला, इसका पूछता है तो ये है, और इसका पूछेगा तो दोनों का एवरेज। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिराइव करूंगा, पर आप लोग उसको एक बार खुद से ट्राई करना कि कैसे ये फॉर्मूला बना, pK1 प्लस pK2/2, ठीक है। देखो अब क्या क्या बोलते, क्या समझो इसको, ये एसिड है, ये H को डोनेट कर रहा है, ठीक है। ये जो लास्ट वाला है इसको बोलेंगे सॉल्ट, ठीक है, यहाँ पे H है नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, ये H को डोनेट भी कर सकता है और ये सॉल्ट भी है, तो इसको हम लोग कई बार बोलते हैं एसिड सॉल्ट। अरे ये सोडियम, मतलब एक H को निकाल दिया, Na ले लिया, तो सॉल्ट भी है, और अभी एक हाइड्रोजन भी है, मतलब एक H को दे भी सकता है, तो ये एसिड सॉल्ट है। या ऐसे मॉलिक्यूल को कई बार बोलते हैं, ये आपके पास ये बीच वाला को बोलते हैं एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक का मतलब होता है जो H दे भी सकता है और H लेके इधर भी जा सकता है, मतलब जो H दे और H ले लो, एम्फीप्रोटिक। देखो ये सिर्फ हाइड्रोजन दे रहा है तो ये एसिड है। ये क्या है, ये H दे नहीं सकता, हाँ, पर H ले सकता है, H ले किधर जा सकता है, तो ये या तो सॉल्ट है या फिर बेस, मतलब सॉल्ट बोलते या फिर बेस, मतलब या तो बेस भी बोल सकते हो या फिर सॉल्ट, ठीक है। ये H ले सकता है, अरे ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से H लेने वाला बेस, तो ये H ले सकता है, तो ये बेस हो सकता है, ये एसिड, ये H ले भी सकता है और दे भी सकता है, या फिर इसको बोल सकते हैं एसिड सॉल्ट, ठीक है। इसका pH का फॉर्मूला pK1 प्लस pK2/2। बीच वाले का फॉर्मूला मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करूंगा, पर मैं बोलूंगा एक बार आप लोग ट्राई जरूर करना कि ये फॉर्मूला आता कैसे बीच वाला।